क्या हाल है, ठीक हो? बेटा मैं नयाब रुझान हूँ। आई एम करंटली सर्विंग एज एन अंडर 20 ASP। आज मुझे सेमिनार का उसकी जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें आई प्रेफर कि मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करूँ, ठीक है? डेफिनेटली आप एस्पायरेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू पीपल आर गोइंग टू आस्क। कुछ चीजें जो कि मैं अपनी साइड से बताना चाहूंगी, उनमें द फर्स्ट इज एसे राइटिंग। आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, ऐसे राइटिंग में हमेशा रेट ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहा। यू पीपल नो वेरी वेल कि ऐसे राइटिंग टेक्निक्स भी मांगता है। ऐसे राइटिंग वैसे नहीं हो सकती जब तक कि आप टेक्निक्स डिस्कस ना करें, जब तक कि आप उन टेक्निक्स को अप्लाई ना करें। यहाँ पर जो भी मेरा बैच है और जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसे राइटिंग को आपकी मेहनत की जरूरत नहीं है, आपके सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। Whenever I say this, तो लोग ये कहते हैं कि मैम आप तो ये बता रही हैं कि there should be verbosity, आप बता रही हैं कि आप बहुत मुश्किल लिखो। आई एम नॉट सेइंग कि मुश्किल लिखो, आई एम जस्ट सेइंग कि स्ट्रक्चर डिफरेंट इस्तेमाल करो, ठीक है? ऐसे राइटिंग में 3 चीजें रिक्वायर है। मैंने लास्ट सेमिनार में भी डिस्कस किया था, लेकिन आप लोग तब मौजूद नहीं थे, और अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस करती हूँ हमेशा कि there are 3 basic steps for the essay writing. The first is the expression, the second is the structure, and the third is knowledge. Any question regarding it? Can you explain it? Grammar. Definitely. The grammar portion which you are asking about is beta falls into expression. अब देखिए लोगों का ये होता है कि मैम ऐसे राइटिंग में एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है। आप FPSC की वेबसाइट देखें, FPSC का जो सिलेबस है ना ऐसे राइटिंग का, वो देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि यू शुड शो द एक्सप्रेशन। आपने एक्सप्रेशन शो करना है वरना ऐसे राइटिंग में आप फेल, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज एवरीथिंग दैट ब्यूटिफाइज योर आइडिया। जैसे कि एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया, पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया, वोकैबुलरी इस्तेमाल की, इडियम्स इस्तेमाल किए, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। दिस इज एक्सप्रेशन। जी बेटा। मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप थोड़ा ऐसे का बता रही थी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने 2019 में प्रिपरेशन की थी अकेडमी से, ठीक है, और वहाँ पे टीचर बताते थे जिन्होंने 18 में से में टॉप किया, ठीक है, तो लॉ ही है, वो लास्ट में ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल। बट मैंने उनसे सुना है कि वो कहते हैं कि जितना सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने तो मतलब जो मैंने वीडियो सुनी थी आपकी उसमें तो आपने बताया था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। I was very much being criticized for that video also. I was being criticized. देखो मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ। The teacher is very respectable. मेरे बताने का मकसद ये नहीं था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि देखिए एक इस तरह का ओपिनियन आता है, किस तरह का ओपिनियन आता है, तो इसमें कंट्राडिक्शन क्यों आता है कि सेम तरह का क्यों नहीं आता कि आप एक लाइन सेट कर लेंगे कि बच्चों को हमने इस तरह ये एक FPSC का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर। अच्छा, why don't you read daily times? डेली टाइम्स क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते हो डेली टाइम्स? अगर आप डेली टाइम्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इट इज टू सिंपल। लेकिन अगर आप बाकी अखबार जो जितने भी हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, आप ये देखेंगे कि उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स। मैंने ये नहीं कहा कि वर्ड्स आर कॉम्प्लेक्स, मैंने ये भी नहीं कहा कि द आइडिया इज कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स। हाँ, व्हाट इज काउंटर क्वेश्चन? तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह पे कोई सिंपल सेंटेंस मतलब कोई बता रहा था कि आपने सिंपल स्ट्रक्चर जाना है तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, और एक जगह पे आपका ओपिनियन है कि जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, लाइक आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड करनी है तो आपका लिए ऐसा होगा कि आपने ऐसे में पास होना है। देखो तो जो आप न्यूज़पेपर की बात कर रही हैं, अगर डॉन को पढ़े और लिटरली ऐसा होता है जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं तो उसकी जो लाइन होती है, लाइक अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस 3 to 4 लाइंस का होता है, ठीक है, और आपको लिटरली पहले दफा समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि योर बेस इज नॉट बिल्ट ना। अगर मुझे कहो कि मैम आप पहली दफा पढ़े आपको नहीं समझ आता, तो ऐसा नहीं होता कि मुझे समझ नहीं आता। सिमिलर इज द केस
केस फॉर नंबर ऑफ पीपल जो भी CSS एस्पायरेंट्स होते हैं ना, उन्हें अच्छी तरह समझ आता है क्योंकि उन्होंने ये सब सीख लिया होता है, उन्होंने ये सीख लिया होता है। मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो सिंपल स्ट्रक्चर सीखा हुआ है। देखो तुमने सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। मुझे बताओ, अगर मुझे ये मेरा ओपन चैलेंज है फ्रॉम द NCI एज वेल, NCI की तरफ से आप सबको ओपन चैलेंज है, मुझे आपने एक आर्टिकल NCI के पेज पे शेयर करना है जिसमें शुरू से लेके एंड तक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, कोई भी आर्टिकल, एनी एसे, एनी आर्टिकल आपने मुझे शेयर करना है। देखो मैं ये नहीं कहती, मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि आप सिंपल ना लिखें, आपको डॉन में इतने मुश्किल वर्ड्स यानी इतने मुश्किल तरीके से क्यों समझाया होता है या बाकी अखबारों में, क्योंकि एक्चुअली दे आर टीचिंग यू टू थिंग्स। द फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन, द सेकेंड इज द एक्सप्रेशन। वो आपको एक्सप्रेशन सिखा रहे होते हैं। तुम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखकर किसी अखबार को कहो कि मेरा एडिटोरियल छाया करें, तो मेरा ओपिनियन छाया करें, दे वुड नेवर। उनको पसंद नहीं आता है। FPSC इज अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशन, उन्हें कहाँ पसंद आएगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी कहा जाता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो उस स्टैंडर्ड पे बैठ के नहीं चेक करता है जिस स्टैंडर्ड पे आप सोच रहे होते हैं। लाइक वो आपको जैसे आपके FSC के पेपर की मार्किंग है तो उसी लेवल पे आ रहा होता है, वो सेट के उसी लेवल पे। मैंने नहीं सुना, मैं इसलिए बात कर रहा था। बिल्कुल बेटा, मैं ये जरूर कहती हूँ मिल्स होते हैं। देखो मेरी कल अपनी क्लास से बात हो रही थी कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक करना इज अ चाइल्ड्स प्ले, फौरन चेक हो जाता है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे जब सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है चेक करने को, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं वो ना करूँ और मैं कम्प्लेक्स की तरफ जाऊँ। व्हाई शुड आई गो टू द कम्प्लेक्स वन? अगर मैं स्टूडेंट्स को कहूंगी कम्प्लेक्स लिखें, तो उसे चेक करने के लिए मुझ में भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखना जानती हूँ। आई एम द टीचर ऑफ द ग्रामर, मुझे पता होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, देखो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने अपने एक्सप्रेशन को ब्यूटीफाई करना होता है, आपने अपने एक्सप्रेशन को अच्छा बनाना होता है, जैसे मर्जी बना लो। ठीक, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में इतनी महारत रखता हूँ कि मुझ जैसा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिशन, दिस इज नॉट अ डिग्री। अगर तुम्हें लगे या आप में से किसी को भी लगे तो गो फॉर इट। हो सकता है कि तुम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में इतना अच्छा लिखो कि मुझे हैरान कर दो। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि ये देखिए नजर, वैसे जनरली जस्ट टू टेल यू पीपल, after the arrival of the train, this is a simple complex sentence structure. मैंने इसमें क्या किया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसका मतलब पूरा समझ नहीं आता। देखो ना, अगर मैं कहूँ द अराइवल ऑफ द ट्रेन तो समझ आता है सिंपल, बाद में तकलीफ नहीं ना होती। आफ्टर इसके साथ जुड़ गया और कॉमा आई वेंट। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि इतने छोटे बच्चे बन जाओ कि छोटे छोटे जुमले, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ड्स की जरूरत होती है बस। यूजुअली एक ऐसी चीज जो कि बहुत सिंपल होती है ना, उसे सिंपल ही लिखा जा सकता है। कितनी देर तक, 3000 तक वर्ड्स तक कैसे सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर मेंटेन करो। और यूजुअली जो कमेंट्स इसके खिलाफ है वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखे हमें। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि जो लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैम हम ऐसे में कहते हैं सारे स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो, और जो इस बात पे क्रिटिसिज्म करते हैं उनकी अगर हम उनके कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखे होंगे। ठीक, मेरे कहने का मकसद ये कि रेज अप टू द लेवल ऑफ द FPSC, रेज अप टू द लेवल ऑफ द FPSC। अगर आप FPSC के लेवल पे एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहे, देखो मुझे वैसे जनरली बात बताओ, इज दिस अ कंपटीशन है या नहीं कंपटीशन CSS? तो लम्स के बच्चे क्यों रह जाते हैं या फॉरेन डिग्रीज वाले क्यों रह जाते हैं? क्योंकि दे आर मास्टर इन द एक्सप्रेशन। फॉरेन वाले तो ज्यादा नहीं पास आउट हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वो भी बता रही हूँ कि आपको वो नजर आ रहे हैं जो पास हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहे जो पास नहीं हो रहे। हाँ, वो नजर नहीं आ रहे। ये कैसे प्रोपेगेंडा होता है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो पास नहीं होते, फॉरेन डिग्रीज लेते हैं लेकिन पास नहीं होते। लम से पढ़े क्योंकि वो यहाँ इस समझते हैं कि एक्सप्रेशन ठीक है, हमें हर किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं ना तो आपको मास्टर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। जो CSPs आपको ये सिखा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखो, उनसे कहो सर एक ऐसे आप मुझे भी लिखकर दिखाएं जो कि शुरू से अंत तक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बेस करता हो। और अगर आप उन्हें कहें कि सर कंपटीशन होने लगा है तो आप कंपटीशन में बैठें हमारे साथ, तो सबसे कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी उनकी जबरदस्त होगी।
दे वुड शॉक यू कि वो क्या लिखते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमें सिखाने वाले खुद कैसा लिखते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, लैंग्वेज की ब्यूटी हमेशा आपको अखबारों से या लिटरेचर से पता चलती है, ठीक है। अब ये जरूर है कि एक्टिव को हमेशा प्रेफर किया जाता है, एक्टिव वॉइस को हमेशा प्रेफर करते हैं, लेकिन ब्यूटी यही है। एफपीएससी की रिक्वायरमेंट यही है। उन्होंने कहा वी नीड योर आर्टिकुलेशन, ठीक है। आपकी आर्टिकुलेशन चाहिए, आपका एक्सप्रेशन चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। और ऐसे में फेल होने की वजह मैं समझती हूँ, जहां इन तीनों में से एक भी चीज आपने मिस की ना, आपका ऐसे फेल, आप जो मर्जी कर लो। मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में भी यही कहा हुआ है, एनसीआई के पेज पर एनसीआई के साथ काम करके जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी हमेशा यही सिखाया। और आपके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ बिल्कुल, इससे पूछेगा कि लास्ट सेमिनार में भी मैंने यही सिखाया था कि बेटा डोंट यूज द वेरी सिंपल वर्ड्स। आपने आइडिया क्लियर करना है। वो जो वहां बैठा हुआ है, मुझे चलिए एक सिंपल सी बात बताइए, आपको सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके आइडिया क्लियर नहीं करना आ रहा तो आपको फेल कर देगा। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके आइडिया क्लियर करना आ रहा है तो आपको पास कर देगा। यानी हमारा मकसद आइडिया क्लियर करना है। उसके लिए हम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये तो मेरी मर्जी है। क्या जो पेपर चेकर होता है वो कोई छोटा बच्चा होता है या फिर वो मतलब इतना ही कह लें कि उसका एक्सपीरियंस कम होता है, वो पूरे पाकिस्तान के पेपर्स को देख रहा होता है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जस्ट रेज अप टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप स्टैंडर्ड में आए और आप तभी कामयाब होंगे जब आप समझ जाएंगे स्टैंडर्ड क्या है। फिर आप ये कहना, पाकिस्तान के बच्चे ये कहना छोड़ देंगे, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं सीएसएस में रह गया। माय फादर वाज एट्स कॉमनर, ही रिटायर्ड एज कमिश्नर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और अपनी बेटी को लेसन देते हुए तो वो झूठ नहीं बोलेंगे ना, या ही वाज पेड, ही वाज नॉट पेड, ऐसा तो नहीं है। तो द फर्स्ट थिंग ही टॉट मी वाज के नया डोंट गो फॉर द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। और आई फॉलोड एंड आई क्लैप्ड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, मैंने माहीन हसन की बात लास्ट टाइम भी की थी, आई जस्ट लव हर माशाल्लाह, कि वो कब से एलोकेट हो चुकी हैं और उन्होंने अभी जो है वो दिया है एग्जाम, सेकंड या थर्ड टाइम, और इतने साल सर्विस के बाद अगर उन्होंने दिया है तो शी स्कोर्ड 40 इन द एसे। अगर वो 40 में है तो फिर आप कहाँ हैं? अगर वो द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ पाकिस्तान इज एट 40 तो फिर हम और आप कहाँ पे हैं? देखिए ना, दिस इज द कॉम्पिटिशन, राइज टू द लेवल ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में ये नहीं देखते कि आसान लिख दिया, आइडिया कन्वे कर दिया, दिस इज नॉट अ डिग्री। अपने इंग्लिश ऐसे को इतना ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग बनाओ कि पढ़ने वाले को अंदाजा हो कि अंग्रेजी इसकी कहीं से मार नहीं करती। आप देखिए, मैं समझती हूँ वो इस बात पे भी फेल कर देते हैं कि यू हैव टू राइट पाकिस्तान लाइक दिस एंड यू आर राइटिंग लाइक दिस, फेल कर देंगे। कोमा नहीं लगाया, नेगेटिव मार्किंग, सेमीकोलन नहीं लगा, कॉलन नहीं लगा, नेगेटिव मार्किंग, फेल 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 फेल। फिर आगे मैं ये कहती हूँ कि किस लेवल पे फेल करना है ये उसकी मर्जी, क्योंकि जब आपकी आउटलाइन देखता है फिर वो आपसे ना पेपर में एक स्ट्रक्चर चाह रहा होता है कि आप पेपर में एक स्ट्रक्चर डिपिक्ट करें, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत क्लियर हो। जैसे मैं यूजुअली अपनी क्लास से डिस्कस करती हूँ कि आपको ये कितना क्लियर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ कितना क्लियर आपके लिए, दैट इज टिक स्टार इक्वल। वो आपके स्ट्रक्चर को ऐसे देखता है क्योंकि ही इज एन एक्सपर्ट, ठीक है, ही इज अ टीचर एज वेल। उसे पता होता है कि मैंने कहाँ पे पास करी। अगर आपकी इंग्लिश खराब है, आपको फॉरेन मिनिस्ट्री में मतलब फॉरेन ग्रुप में कैसे भेज दें? आपको तो बात ही नहीं करनी आएगी अंग्रेजों के साथ। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं, कुछ लोग क्रिटिसिज्म है, ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजी सिखाती है, वो सिखाती है। एक्चुअली हमारी इस वक्त हमारे पाकिस्तान की डिमांड ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इंग्लिश खुद इतनी अच्छी आती हो कि वो बाकी कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट हो सके। और फिर द लक फैक्टर इज ऑल्सो देयर, किस्मत आपकी होती है वो चमक जाए, लेकिन हार्ड वर्क के बगैर भी नहीं हो सकता। हार्ड वर्क गलत डायरेक्शन में ना करें। वो लोग जो कहते हैं हमने बहुत मेहनत की और हमसे सीएसएस नहीं हुआ, द सोल रीजन इज कि वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। मैम इसका सोर्स क्या होता है कि एक्सप्रेशन सी करने के लिए हाँ जी, अब आप कहते हैं सोर्स मैम एक्सप्रेशन का क्या होगा? हाँ, अपनी ग्रामर को बिल्ड करते हुए सेंटेंसेस लिखना शुरू करो।
एक देखो, मैं इसमें तुम्हें क्या सोच बताऊं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि तुमने कह देना है एप्रिशिएबल, ठीक है, तारीफ के काबिल, तो क्या दो अपलॉडेबल, अगली बार अपलॉडेबल क्या दो, अगली बार कमेंडेबल क्या दो। देखो इसमें क्या सोर्स बताऊं, इंसाफ करो, इसमें क्या सोर्स बताऊं। इसमें तो मैं वो बता रही हूँ कि ये तो खुद भी सीएसएस एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि मैंने अगर रेपिटेशन की तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने अगर रेपिटेशन की, तुम रिपीट कर रहे हो, तुम सिंपल लिख रहे हो, तुम्हारा आइडिया क्लियर है, तुम रिपीट कर रहे हो, तुम सिंपल लिख रहे हो, साथ वाला तैयारी करके बैठा है, वो रिपीट नहीं कर रहा, वो सिंपल नहीं लिख रहा, फेल पास है। मैडम एक सवाल है, हाँ इसमें एक और एफपीएससी सिलेबस में मैंने देखा था रिसर्च बेस्ड नॉलेज, हाँ मतलब एसएमए। तो एक बंदा एक टॉपिक पे है, मतलब रिसर्च बेस्ड नॉलेज 3000-4000 वर्ड्स का बंदा ले, हाँ। वो कहाँ से इतना मतलब नॉलेज ले वर्ड अफेयर्स के बारे में, मतलब कहाँ से आपको मतलब रिसर्च बेस्ड नॉलेज मिलेगा, ऐसे कि मतलब क्या क्या उस पे टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, कैसे को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, रिसर्च में सबसे पहले जो चीज आती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं रिसर्च में, सबसे पहले यही होते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज का रिसर्च करने लगे तो रिसर्च में कॉजेस इफेक्ट्स बाद में देखे जाते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर फिर हम आगे वैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट देते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप पाकिस्तान के सारे इंडेक्सेस देखें, पाकिस्तान की रैंकिंग सब में देखें, रूल ऑफ लॉ में कहाँ पे है, करप्शन में कहाँ पे है, एग्रीकल्चर में कहाँ पे है, हमारा जीडीपी क्या है, हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, हमारी डेमोक्रेसी में इंडेक्सेस क्या है। मैं बोलते बहुत थक जाऊंगी लेकिन इंडेक्सेस नहीं, वो फिर काफी सोर्सेस है ना, ऑथेंटिक सोर्स क्या, मतलब कोई वेबसाइट या कोई। देखो जब तुम लिखोगे ना कि पाकिस्तान, गूगल में सर्च करो सिंपली, क्योंकि बुक्स में ये हो नहीं सकता। मतलब इस तरह के रिसर्च पेपर्स है मुख्तलिफ जो नहीं, सिंपली सर्च करो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी रैंकिंग, पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग। बस नहीं, इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मतलब वहाँ से बिल्कुल तुम्हें पता चल गया ना कि इकोनॉमिक मैंने इकोनॉमिक जैसे जेंडर जो इश्यूज है उस पे एक क्वेश्चन आता है, जेंडर इश्यूज में जो मैंने किया था, देखो मुझे पता था कि अगर इकोनॉमी भी ऐसे आ गया तो मेरे पास 5 से 6 स्टैटिस्टिक्स ये होंगे कि पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कितना है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, इंपोर्ट्स कितनी है, और पाकिस्तान मतलब कहाँ पर जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 2019 में कितनी थी, आगे जो एक्सपेक्टेड है वो कितनी होगी, दैट्स इट। ये मेरे 6 साल हो गए। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो क्या है नॉलेज। ठीक है, देखो एक बात होती है कि नहीं मुझे भी नहीं, मैं रिसर्च बेस्ड बंदा, मुझे नहीं याद होते, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि लिखना भी नहीं, लिखना तो है ना, जैसे मस्ट के लिखना तो है, तो फिर सर्च करो इस तरह की चीजों को। अगर मुझे पता है कि करप्शन पे आ गया, पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 2019 का देखूंगी, 2020 का देखूंगी, एक्सपेक्टेड देखूंगी कि क्या होगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, बाकी कंट्रीज की क्या है, इतना ही उसको इम्प्रेस कर देता है। लाजमी है। कहते हैं आपका अपना ओपिनियन मतलब चेक होता है और कि research आपका भी जो होती है। स्टांस है वो वहाँ हाँ। पे क्या है, मतलब देखो ये देखो मैंने बता दिया ना कि नॉलेज में स्टैटिस्टिक, फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले देते हैं, ओपिनियन तो आपने एट द वेरी एंड ऑफ द एसे या फिर हर पैराग्राफ के कंक्लूजन में देना होता है, एनालिसिस देना होता है। एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, आप हर पैराग्राफ में भी दे सकते हो, अगर एनालिटिकल ऐसे है, वन लाइन में, 2 लाइन्स में। अब आपको एनालिसिस आपसे क्यों मांगते हैं? देखो यू आर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट और आप पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, तो आपको क्यों तैयार किया जाता है? आपको उसका तैयार किया जाता है कि जब आप किसी सिचुएशन को देखें, यू क्विकली एनालाइज द सिचुएशन एंड क्विकली गिव द सॉल्यूशंस। अगर आपको यही नहीं पता कि सॉल्यूशन कैसे देना है और सिचुएशन क्या है, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान को बैठ गए आराम से। ठीक है, मैंने लास्ट में सेमिनार में भी कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट हंसते भी इस बात में कि शिकारपुर के डाकुओं को मैं भागकर पकड़ूं। आई हैव टू एनालाइज द सिचुएशन फर्स्ट ना, मुझे सिचुएशन को एनालाइज करना है क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी एनालाइज करने की, कैपेबिलिटी का एफपीएससी ने अंदाजा करना है पेपर से कि इसको सिचुएशन समझ भी आती है या नहीं आती, या ऐसे उठ के ब्यूरोक्रेट बन गया, ऐसे सिविल सर्वेंट बन गया। ठीक है, सिचुएशन को एनालाइज करना है। देखो जो एसीज बनते हैं ना इमीडिएटली, और इमीडिएटली एक्ट करने के लिए एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, शार्प होना, एनालिसिस करना। वो एफपीएससी आपसे रिक्वायर कर रहा होता है, वो आपको चेक कर भी लेता है, आपको जज कर भी लेता है। एनालिसिस की बेसिस पे तो आप जो सिविल सर्वेंट बन रहे होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि अपने नॉलेज को ये इस तरह शो करो कि पता चले कि आपको सब कुछ पता है। देखो अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद क्या होगा, सिविल वार ये कैसे पता चला?
लग यही रहा है मैडम, मतलब काफी This is your analysis, ना? 40% हाँ। जो वहाँ पे टेक ओवर किया है तालिबान ने, हाँ। तो फिर अब बिल्कुल दिस इज योर एनालिसिस, ठीक है। और यही एनालिसिस हमने प्रेजेंट करना होता है कि मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि ये हो रहा है, ये हो जाएगा और हमें ये करना चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है। यहीं से आपको तैयार कर रहे होते हैं कि आपने वहां तक कैसे जाना है। पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेट करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। इसलिए आप में से वो उन लोगों को चुना जाता है जो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह की मेहरबानी तो है ही। मैडम कहते हैं ऐसे कर लो, क्वेश्चन है, हाँ क्या आउटलाइन एसए का बनाना जरूरी है? एक तो होता है ना कि लाइक आपने लास्ट जो आपके पास 2 to 3 पेजेस होते हैं, आप उसके ऊपर बनाते हैं जिसको आप ड्राफ्ट कहते हैं। हाँ एक तो उस पे आप आउटलाइन बनाते हैं क्योंकि आपने उसको मतलब ये करना होता है कि आपने 30 मिनट्स में 35 मिनट्स में कितना क्वेश्चन आपने हाँ जी बिल्कुल ठीक। एंड करना है। तो जो हम ऐसे आउटलाइन एक हम डिटेल में बनाते हैं कि लाइक उसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा होता है, उसका फिर हम एग्जांपल वगैरह या जो सेटअप होता है, क्या वो पेपर के स्टार्ट में लिखना लाजमी है या ऐसे स्टार्ट करना चाहिए? देखो उन्होंने ना अपने सिलेबस में लिख दिया है कि आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन टीसी, और अपनी जो 2016 की रिपोर्ट दी ना उसमें लिखा कि आउटलाइन वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उन्हें आउटलाइन देखनी थी जो कह रहे थे कि आउटलाइन वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड। आउटलाइन लिखनी ही लिखनी मस्ट है, क्योंकि देखो पेपर पढ़ने वाला आपकी आउटलाइन को देखकर अंदाजा करेगा आप कितने पानी में, आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, क्या आपने स्ट्रक्चर में और सीक्वेंस में बात को बयान करने की कोशिश की, और आगे जाकर आप जब सिविल सर्विसेज में आएंगे तो आपको सीक्वेंस भी आता होगा या फिर अपने बॉस को कुछ भी लिख के भेज देंगे। अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए जहां पर आपने इन तीनों में से कुछ भी मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने ऐसे को इन 3 बेसिक पे, और मेरी बात को ये सोच के फॉलो नहीं करना कि मैम ने कह दिया तो फॉलो करना है। गो टू द वेबसाइट ऑफ FPSC एंड वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई करो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये स्ट्रक्चर का आउटलाइन का कि पैराग्राफ? ये स्ट्रक्चर कहना मुझे स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में 2 बातें, वन इज द आउटलाइन, द अदर इज द पैरा बॉडी। पैरा बॉडी में जब भी कभी आउटलाइन का आपको मैंने वैसे बता दिया कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। देखिए जब किसी चीज के कॉजेज होंगे तो सॉल्यूशंस होंगे ना, ऐसे तो नहीं कर सकते इफेक्ट्स पहले लिख दिए और कॉजेज बाद में लिख दिए और सॉल्यूशन सबसे ऊपर लिख दिए। कैन यू पीपल डू दिस? नहीं, ये मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल दी है। जब भी कभी वो आपको कोई भी ऐसे देता है वो देखता है कि क्या इसकी सीक्वेंस मेंटेन है, क्या इसको पता है कि कौन सी चीज ऊपर प्लेस करनी थी और कौन सी नीचे प्लेस करनी थी। अगर आपको ये नहीं पता कि क्या ऊपर रखना था क्या नीचे रखना था तो फिर स्ट्रक्चर खराब हो गया आउटलाइन का, ठीक। फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप कोई नैरेटिव ऐसे लिख रहे हैं या कोई ऐसे जिसमें आपने सीक्वेंस को या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मेंटेन करना था तो वो आपने मेंटेन करना है। देखिए डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि टुगेदर इज डिफाइंड एज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी फर्स्ट, तो डेमोक्रेसी को डिफाइन करो, इलिटरेसी सेकंड, तो फिर इलिटरेसी को डिफाइन करो। 2 के आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। अगर आप जब मुझे रिटर्न दिखाएंगे तो इसका तरीका कुछ और होगा, उसमें हम ना डेमोक्रेसी डिफाइन करते हैं ना इलिटरेसी डिफाइन करते हैं, एग्जैक्टली हम टॉपिक को हिट करते हैं, जो पूछा है ना उसे हिट करते हैं, ठीक है। जो भी पूछा जा रहा है उसे हिट करते हैं। क्यों? ये इस बात की प्रैक्टिस है कि सर्विस में जाने के बाद जब आपसे ऊपर जो भी ऑफिसर हो वो आपसे कुछ पूछें तो आप उन्हें ना कहें सर पाकिस्तान वाज मेड इन 1947 एंड, ठीक है। और ये गलतियां आपने अपने पेपर में की होती है, जो नहीं पूछा जा रहा वो बताते हो और जो पूछा जा रहा है वो आता भी है फिर भी नहीं बताते। आप ज्यादा ही क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करना शुरू हो जाते हैं जो उसकी डिमांड नहीं। पहले से बताओ उसके सवाल का जवाब, उसके बाद स्टार्ट करो सीक्वेंस को, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट में उसके सवाल का जवाब दे दो और इसके बाद सीक्वेंस जरा मेंटेन करो। मैडम कहती है आउटलाइन अगर आपका रिलेवेंट और मजबूत हुआ तो 50% गेम आपके फेवर में जाना है। क्या मिथ है क्या रियलिटी है? 60%। 60%।
नहीं फिर तो आगे आपने जो लिखा है बॉडी में उसमें अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह क्योंकि आउटलाइन ही बता देती है कि आपको क्या आता है। आउटलाइन में वो ग्रामर, आउटलाइन में सेंटेंस स्ट्रक्चर, आउटलाइन में वोकैबुलरी, आउटलाइन में सीक्वेंस ऑफ द आइडिया, सब कुछ जज कर लेता है, सब कुछ जज कर लेता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इट टुक मी 30 to 40 minutes फॉर मेकिंग आउटलाइन एंड द रफ ड्राफ्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। आउटलाइन में मैडम एक ऐसा कि आउटलाइन में क्या क्या डायमेंशंस मतलब जिक्र होना चाहिए आमतौर पर काइंड ऑफ ऐसे को देखकर बताती हूँ। काइंड ऑफ ऐसे है, काइंड ऑफ ऐसे होती हैं। देखो नैरेटिव में मैं नहीं बता सकती कि इसके लिए डिटेल एक लेक्चर चाहिए। 2021 का कैसे ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड। हाँ आइडिया है ना, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द आइडिया सोसाइटीज बिल्कुल एक्सपोज करना इसको अगर है। हम इसका आउटलाइन बनाए तो मतलब क्या क्या एस्पेक्ट्स है जिसको टच करे बंदा। बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लेक्चर चाहिए पूरा। और होप्स हो कि अगला सेमिनार चले इसी टॉपिक पे कर दूं या फिर अगला लेक्चर जो भी हो इसी टॉपिक पे करेगा। मोटी मोटी 2-4 बातें देखो अगर तो वो ऐसे की काइंड नहीं है, मैंने सिर्फ आइडिया को एक्सप्लेन करना है। मैं उसमें कैसे कह सकती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को टच कर लूंगी। प्रेजेंटेशन से कुछ बता दूं। अच्छा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को मैं नहीं टच कर सकती अगर रेलिवेंट नहीं है तो। डेफिनेटली कौन सी डायमेंशन को टच करना है ये तो आपको काइंड ऑफ ऐसे देखकर और उस पर अपने नॉलेज को देखकर पता चलता है। कभी भी एक टॉपिक ऐसे किसी बेस पर एक जैसा नहीं लिखा होता। जैसे मैंने लिखा था पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है, आपको अभी 2020 में आया पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और आई थॉट इट कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। मैंने ये सोचा, ठीक है, एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ द रूम तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि आपने गलत सोचा है, ये तो रिलीजियस पार्टीज और गवर्नमेंट के बारे में था, ठीक। और आई थॉट कि मैं तो वैसे में फेल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने गलत डायमेंशन में सोचा है। मैंने तो गलत डायमेंशन लिख दी सारी, मैंने तो सारा गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को लिख दिया। बट आई डिडंट मेंशन द नेम्स। मैंने ये नहीं कहा सर इमरान खान या सर नवाज शरीफ, नो, ठीक है। मैंने न्यूट्रल स्टांस रख के दोनों को एक्सप्लेन किया। आई पास्ड एंड शी फेल्ड। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी आउटलाइन की कोई डायमेंशन बनती जो आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने इससे पहले बताया कि पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले तो थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है ना, आपने आंसर देने। मैंने उसे बताया कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है। मैंने स्टांस ले लिया। अब जो स्टांस लेना होता है डेफिनेटली उसे ही प्रूव करना होता है ना, जो स्टांस लेना है उससे ही प्रूव करना है ना। खुद तो नहीं कह सकती कि सर मेरा ख्याल है कि है या फिर नहीं है, या सर नहीं है तो फिर साबित कर दो कि नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि सर यस है। थीसिस स्टेटमेंट दी, थीसिस स्टेटमेंट को सारा का सारा एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन में। अगर आप आउटलाइन को देखें तो मैंने पॉलिटिकल पोलराइजेशन में टच किया कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जो है वो दोनों नेगेटिव एंड्स पे हैं। दे हैव द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन देम, और वो रिपल्सिव फोर्सेस क्या हैं उन्हें एक्सप्लेन किया कि वो क्या क्या है। नयाब है, बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें एक्सप्लेन किया, रैंकिंग्स बताई, डेमोक्रेसी रैंकिंग्स बताई, चैलेंजेस बताए, सोल्यूशन पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि मेरी जॉब की डिमांड ये है कि मुझे पहले सोल्यूशन आने चाहिए। तो एनालिसिस करते ही आप सोल्यूशन दे देते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। Can you criticize present government in case? You are the representative of the government. आपने वो स्टांस लिया, चाहे आपका दिल कर रहा हो कि बस छोड़ू ना इसको, किसी मिनिस्टर को भी आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन यू आर अ सिविल सर्वेंट तो फिर ताबेदारी लाजमी। मैडम वो गिवन स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं आप? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नो देयर इज नो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन फिर आगे मेरे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो खुश हो जाए कि हाँ शी इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं इतनी तो बिल्कुल पागल नहीं हूँ कि मैं वो स्टांस ले लूँ जो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? मैम ये जो आप बता रही हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन की बात कर रहे हैं, क्या इसमें गवर्नमेंट और रिलीजियस पार्टीज का भी मतलब वो कह सकते थे उसके ऊपर? कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको अंडरस्टैंड ऐसे नहीं किया तो मैंने लिखा ही नहीं। इसलिए वो पूछ रहे ना कि मैम इस टॉपिक पर डायमेंशन कौन सी होगी। मेरे कहने का यही मतलब है कि एक टिप, जब आप लोग ये कहते हैं ना कि मैम अपनी आउटलाइन शेयर करें, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम अपनी कोई आउटलाइन शेयर करें, पता चले। देखो दिस इज अ कॉम्पिटिशन। जरूरी है कि उस वक्त जिस टॉपिक में मैंने वो आउटलाइन बनाई थी आप भी सेम वैसी बना लें।
तो सबसे अब्सर्ड बात जो कि मुझे स्टूडेंट्स की लगती है वो ये लगती है कि अपनी आउटलाइन शेयर करें। अपनी नहीं शेयर कर सकती, बता ही सकते हो कि आउटलाइन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इस टॉपिक की आउटलाइन ये होनी चाहिए, इस टॉपिक की आउटलाइन ये होनी चाहिए। वो मैं मस्ट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी। लेकिन ये कहना कि आपने ये बनाई थी तो मैं ये बना लूं, आपको नहीं पता कि उस वक्त क्या हो जाएगा। कभी कभी वही मेरी बात है, कभी कभी ये तीनों पे आपको महारत होती है, लेकिन यू मिसअंडरस्टैंड द टॉपिक। आपको टॉपिक की समझ नहीं आती, आप समझते हैं ये टॉपिक है, टॉपिक कुछ और होता है। मैडम कहते हैं ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और आपका कंक्लूजन। तो आप ओवरऑल परसेंटेज अगर है तो इंट्रोडक्शन मतलब ओवरऑल ऐसे का कितने % होना चाहिए और बॉडी 60% आउटलाइन रख लें, ठीक है, 15% आप इंट्रोडक्शन रख लें, 15% कंक्लूजन रख लें और बाकी जो कुछ है वो बॉडी रख लें। अच्छा। बिल्कुल। आई डिडंट राइट 3000 वर्ड्स, बिल्कुल नहीं। 1500 से 1600 भी बहुत मुश्किल से लिखे होंगे, बिल्कुल। आपको अपने लीव्स देखकर अंदाजा हो जाता है। लेकिन आई ट्राई टू मेंटेन दीज 3 स्टेप्स, कहीं पे भी नहीं छोड़े। मैंने बार बार चेक किया और अपने ऐसे को बार बार एक खौफजदा एस्पिरेंट की तरह पढ़ा है कि मैंने ठीक नहीं इंट्रोडक्शन। आई रोट द इंट्रोडक्शन विद पेंसिल फर्स्ट, कि अगर ना होगा तो रब कर दूंगी। तो देखिए कितनी मैंने आपको अपना दिल खोल के बता दिया है कि आई डिड दैट। मुझे डर था कि अगर मैंने कोमा की मिस्टेक की, कॉलन से भी कॉलन कहीं इधर उधर हो गया, वोकैबुलरी इधर उधर होगी, बहुत बार इधर उधर हो गया, मेरी तो वही इंट्रोडक्शन में शामत आ जानी, आगे तो फिर नौबत ही नहीं आनी। ट्राई टू इम्प्रेस हिम इन द आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन। और ये जो लोग कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ता, वो उसको पैसे इस चीज के मिलते हैं, वो सब कुछ पढ़ता है, सारा कुछ पढ़ना है। सब कुछ पढ़ता है, एक एक बात पढ़ता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन एंड किस तरह कहना चाहिए, कंक्लूजन के साथ क्रिटिकल एनालिसिस के बाद? एनालिसिस और कंक्लूजन दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, मर्जी है। अगर समझते हो कि मेरा तज्जिया इतना अच्छा है कि बात को समो देगा तो एनालिसिस दे दो। तो मुझे लगता है नहीं, कंक्लूजन ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ये कर रहा है, यानी करंट सिचुएशन से कंक्लूड करूंगा तो एनालिसिस कभी भी किसी और का नहीं होता, कंक्लूजन किसी और की बात से भी खत्म हो जाता है। तो एनालिसिस अपना होता है कि मेरा ओपिनियन ये है, लेकिन कहना नहीं है कि माय ओपिनियन इज, कहना है वन थिंग्स दैट। मैडम इंट्रोडक्शन के हेडिंग के अंदर मतलब किस तरह लिखना है, क्या क्या अहम जो पॉइंट्स बयान करना है आपने, क्या मतलब किन चीजों? इंट्रोडक्शन में बताना है कि अब मेरा हर पैराग्राफ था कि मेरी आउटलाइन के साथ देखो, यानी अगर मेरी आउटलाइन नंबर 1 है, यानी आउटलाइन की हेडिंग नंबर 1 है, तो पैराग्राफ नंबर 1 को उससे मैच करो। अगर नंबर 2 है तो उससे मैच करो, नंबर 3 है तो उससे मैच करो, ठीक है। मेन हेडिंग से सब हेडिंग्स आप जितनी मर्जी दे दीजिए। और पैराग्राफ में चेन मेंटेन करनी होती है, पैराग्राफ में चेन मेंटेन करनी होती है। जैसे मैं कहूँ कि आई वेंट टू लाहौर, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो कितनी एब्सर्ड बात है मेरी, कितनी मेरी बात टूटी हुई है कि मैंने कहा आई वेंट टू लाहौर, व्हाट्स योर नेम। इन दोनों में कोई ताल्लुक लगता है? तो आप ऐसे में जब लिखते हैं ना तो स्ट्रक्चर ऐसे मेंटेन कर रहे होते हैं कि आपकी बात चेन से कनेक्टेड नहीं होती। जब वो कनेक्टेड नहीं होती वो इरिटेट हो जाता है, जब वो इरिटेट हो जाता है देखिए ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे एस्पायरेंट्स, क्वालिफाई मतलब एस्पायरेंट्स देखे होंगे जो कि प्रेसी के पेपर में 70 भी स्कोर करते हैं, 72 भी, और ऐसे में 2, 3, 4 नंबर होते हैं। तो ये सोचने की बात है ना। हाँ, इतने ज्यादा फेल होते हैं 95-90% ऐसे में, क्या क्राइटेरिया इसमें? सिंपल लिखते हैं, मतलब ये इसी में सिंपल लिखते हैं ना, सिंपल लिखते हैं। आइडिया क्लियर है, लेकिन ना तो वास्ट नॉलेज दी इसी है। सब्जेक्ट को हर साल इतना हिट किया जाता है, मतलब क्यों? बिल्कुल, क्योंकि तुमने सिविल सर्वेंट बनना है, तुम्हारी ये हमारी कॉलोनियल। ये तो सिर्फ इसी सब्जेक्ट को एसेस करें, मतलब पॉलिटिकल साइंस आया काफी ज्यादा पढ़े, वहां में भी आप मतलब बिल्कुल एसेस करते हैं। मतलब इसी की बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि मतलब जो 90% अगर आप 90 देखो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की डिमांड पॉलिटिकल साइंस तक ही रहना है। इंग्लिश की डिमांड लैंग्वेज है, तो डिमांड ही ना पूरी करोगे फेल तो करेंगे। उसी बेस पर एसेस मतलब देखो उनकी दोनों ने बता दिया कि हमारी ये डिमांड है, आर्टिकुलेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल आप ऐसे देखेंगे। तुम नहीं पूरी करते हो, तुम कहोगे मैं पास हो जाऊं, कैसे होगी बताओ? सिंपल लिखने से नहीं होगे, कभी भी नहीं होगा। मैक्सिमम वर्ड्स कितने होने 1600-1700 को क्रॉस कर लो, लेकिन क्वालिटेटिव ऐसे से मजा आए पढ़ने, उसे लगे कि हाँ दिस इज वेरी डिफरेंट। मैम हर एग्जामिनर का जो ओपिनियन है असेसमेंट करने का वो मतलब बायस भी हो सकता है कि मतलब किस किस्म का जब तक एग्जामिनर के तुम हाथ आर्मी में के बारे में कुछ ना कहो, गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना कहो, एक्सट्रीमिज्म ना शो करो, तब तक वो 22 नहीं नहीं हो होता। सकता है एक एग्जामिनर एग्री करे आपके साथ, एक दूसरा ना करे, मतलब नहीं ऐसे नहीं होता, एफपीएससी में ऐसे नहीं होता। एफपीएससी में आपकी ये स्टैंडर्ड्स बस देखे जा रहे होते हैं, और एफपीएससी मुझे नहीं लगता कि सीएसएफ के एग्जाम के अलावा
कोई ऐसा एग्जाम पाकिस्तान में आया जो इतना साफ और शफाफ होता है, बिल्कुल इतना साफ और शफाफ होता है। जी। ठीक है। अब मुझे बहुत से लोग इस बात पे कहते हैं मैम आप चूंकि आप एक सिविल सर्वेंट की औलाद है इसलिए आपने जो है ना वो CSS कर लिया, ठीक है। उनको मेरा जवाब ये कि ही पास अवे इन 2013, 2020 में उनकी रूह के साथ ही जो है मैं पेपर देने गई होंगी, अदरवाइज नो सिफारिश नथिंग, कुछ भी नहीं होता। ये सारे मिथ्स हैं कि, लेकिन एक्चुअली पता बात क्या है, जब मैंने क्रैक किया होगा तो मैं अपनी जनरेशन को वही टेक्निक्स बताऊंगी जिन पे मैंने क्रैक किया होगा, बिल्कुल या फिर कहूंगी कि यू आर पेड एंड यू राइट सिंपल एंड etc, नॉट क्रिटिसाइजिंग यू। तो फिर मैंने वही सिखाना है ना जो मैंने जिससे मैंने किया। तो जब प्रॉपर सिखाने वाले होंगे ना तो CSS मुश्किल नहीं है, CSS बिल्कुल मुश्किल नहीं, सिर्फ प्रॉपर सिखाने वाले हैं, ठीक। और आपको लगे कि ये इतने आराम से आ जाता है, ये इतने आराम से भी नहीं लिखना आता, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, बार बार लिखना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है उनको, फिर ही CSS होता है ना। कॉम्पिटिशन है, आप उनके लेवल पे आने, आप ये समझ लें कि आप और हम जैसे लोग हैं उनके लेवल पे आने जिनका एक्सप्रेशन पहले ही वेल बिल्ट है। तो हमने ये दोनों, इन दोनों में भी डिफीट करना और इसमें भी डिफीट करना। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, बहुत आराम से आ जाती है, ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में सवाल हो गया कि ये बहुत बड़ा हवा है, कोई पता नहीं इंग्लिश क्या चीज है जो कि नहीं आती, वो बहुत आराम से आ जाती है, बहुत आराम से आ जाती है। सोर्स अगर आप शेयर करना चाहें, मतलब ऐसे क्या हो ऐसे मतलब नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए, मैं नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाऊंगी। वो कहाँ से Secondly, मिलेगा? अखबार वगैरह से? बिल्कुल, तुम सिर्फ सर्च करो। डांस तो पढ़ता हूँ मतलब। नहीं, तुम गूगल पर सर्च करो, इंटरनेट इज द बिगेस्ट सोर्स। सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करो, तुम हैरान हो जाओगे कि अभी तुम्हें अखबारों में नजर भी नहीं आया होगा जो 2 आवर्स को अपडेट हो गया होगा, ठीक है। ऑनर किलिंग्स कितनी हमारी, एसिड अटैक्स कितने हैं, फिर डेमोक्रेसी पे एक क्वेश्चन आता है। डेमोक्रेसी, हाँ डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे हम कहाँ पे हैं, डेमोक्रेसी के देखो, डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड है अकाउंटेबिलिटी हो, फेयर प्ले हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो इनके सारे इंडेक्सेस डिस्कस कर लो, फिर कंपैरिजन कर दो कि पाकिस्तान की रैंकिंग ये है और टॉप रैंकिंग पे जो है वो नॉर्वे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो नॉर्वे ने क्या स्टैंडर्ड्स अपनाए थे जो वो इधर है, और हमने क्या स्टैंडर्ड्स अपनाए हैं जो हम वहां पर है, ठीक। प्रेजेंटेशन के बारे में आपने पूछा, मैं फिर एक दफा एक टिपिकल कंजर्वेटिव अप्रोच से हटके आपसे ये कहूंगी, बिल्कुल मेरे रिस्पेक्टेबल टीचर्स कहते हैं कि राइटिंग खराब भी हो तो कोई बात नहीं, मैंने गंदी राइटिंग वाले भी चल जाते हैं, तो तख्ती लिखो अगर तुम्हें पंजाब में टॉप करना है तो BA में। तो मैं क्या कहती, नहीं सर BA में जनरल पेपर्स की तो चार्ट्स होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए, बार चार्ट्स होने चाहिए, सब कुछ जो कि उसे बताए कि हाँ आई एम वेरी गुड। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है नया, इंशाल्लाह हो सकता है तो आपके क्वेश्चंस को और भी आंसर करूंगी, जो आपके क्वेश्चंस अभी रह गए उनको इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और कल से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें फिर आपके साथ इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से काम करेंगे, ठीक है, आपकी पर्सनल वैल्यूएशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई क्लास करो।